नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे पॉलिटिकल थिंकर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसकी वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा आलोचना की जाती है, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बुरा बोला जाता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि वर्तमान राजनीति में सबसे ज़्यादा प्रयोग भी इसी के विचारों का होता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि हम पढ़ने जा रहे हैं मैकियावेली के बारे में। तो आज की क्लास मैकियावेली के जीवन से संबंधित होगी कि मैकियावेली का जीवन किन परिस्थितियों में बीता, उसका जीवन कैसा था, उसका जीवन कैसे बीता, उसने क्या क्या काम किए। और अपनी अगली क्लास में हम उसके पॉलिटिकल थॉट्स पर विस्तार से बात करेंगे। तो देखो, मैकियावेली इटालियन थिंकर था। उसका जन्म इटली में हुआ था। इटली में भी कहाँ हुआ था? तो इटली, ये देखिए, आप देखोगे जब यूरोप के नक्शे में इटली, तो इटली में एक जगह है जिसका नाम है फ्लोरेंस। ये है फ्लोरेंस। यहाँ पे मैकियावेली का जन्म हुआ था। देखिए, जब पुनर्जागरण काल चल रहा था, देखिए मध्यकाल जो यूरोप का है उसको बोलते हैं डार्क एज। मध्यकाल को यूरोप के उसको बोलते हैं अंधकार काल, है ना, डार्क एज। अब मध्यकाल में यूरोप में सब बुरी बुरी चीज़ें हो रही हैं। क्या हो रहा है कि चर्च का प्रभुत्व है, राजा के पास शक्तियाँ नहीं है, चर्च बहुत प्रभुत्वशाली है, जो मन कर रहा है वो कर रही है। तो धर्म का गलत इस्तेमाल हो रहा है यूरोप में। दूसरा, व्यापार वाणिज्य सब रुका हुआ है, राजा की शक्तियाँ बहुत कम है, लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। तो मध्यकाल जो था एक तरह से अंधकार काल था यूरोप का। और 15 सेंचुरी में, 15वीं शताब्दी में यूरोप में शुरू होता है एक जिसको बोलते हैं पुनर्जागरण, जिसको बोलते हैं पुनर्जागरण या रेनेसा। यूरोप में पुनर्जागरण आया और पुनर्जागरण का केंद्र था, अगर आप पूछो कि पुनर्जागरण का केंद्र क्या था, तो वो था इटली। और इटली में भी क्या था, तो वो था फ्लोरेंस। तो फ्लोरेंस में जब पुनर्जागरण शुरू हुआ, पुनर्जागरण चल रहा था, तो उस समय एक विचारक पैदा होता है जिसका नाम है मैकियावेली। इसीलिए कई जगह हमको देखने को मिलता है कि मैकियावेली पुनर्जागरण का शिशु है, चाइल्ड ऑफ हर टाइम। वो अपने समय का शिशु था, जो उसका समय चल रहा था उसके विचार भी वैसे ही थे, है ना। तो मैकियावेली फ्लोरेंस में पैदा होता है, एक अच्छे परिवार में पैदा होता है। उसके जो पिताजी होते हैं वो बहुत अच्छे वकील होते हैं, बहुत बहुत नामी वकील होते हैं। उनके पिताजी का नाम था बर्नार्डो डी निकोलो मैकियावेली। एक फेमस वकील थे, बहुत उनका नाम था। और जो उनकी माता जी थी वो भी बहुत सम्मानित थी, बहुत उनकी इज्जत थी वहाँ के समाज में। तो ये एक अच्छे घर में पैदा होता है। और समय क्या था? पुनर्जागरण का समय था। तो अच्छे घर में पैदा होता है और अच्छी स्कूल में इसका दाखिला करा देते हैं, क्योंकि एक संपन्न परिवार से था ना, तो अच्छी स्कूल में इसका दाखिला करा देते हैं। अब स्कूल जाता है तो ये आधुनिक विचार इसको मिलते हैं, क्योंकि उस समय चल ही रहे थे वो आधुनिक विचार। तो क्या विचार थे आधुनिक? आधुनिक विचार थे सेक्युलरिज्म की बात, जैसे है ना, धर्मनिरपेक्षता के विचार इसको मिलते हैं। और चर्च को कमज़ोर होना चाहिए, पता चला इसको। ऐसे विचार, जो नैतिकता की बात की जाती थी मध्यकाल और प्राचीन काल में, नैतिकता से अलग जो व्यवहारिक ज्ञान है वो इसको मिला। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात इसने की। स्कूल में गया तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको पढ़ाई जा रही थी, तो वो सब ये पढ़ रहा था। क्योंकि मध्यकाल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से यूरोप बहुत दूर था। मध्यकाल में ऐसा माना जा रहा था यूरोप में कि दुनिया जो है वो फ्लैट है, फ्लैट अर्थ थ्योरी चल रही थी। बट जब पुनर्जागरण हुआ तो कुछ ऐसे विचारक आए और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, फ्लैट अर्थ नहीं है, बल्कि अर्थ जो है वो गोल है। और विचारक आए, बोले कि धरती विश्व के केंद्र में नहीं है, बल्कि धरती सूर्य का चक्कर लगाती है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे भी इसको बहुत रुचि हुई और ये पढ़ने लगा, साइंस पढ़ा। और ये व्यवहारिक ज्ञान इसको मिला स्कूल में। इसने धर्मनिरपेक्षता की बात सीखी, तो ये सब वो सीखा। और 1498 में इसने ना सिविल सेवक, मतलब कि जो पब्लिक सर्वेंट के तौर पे, जैसे अभी आईएएस आईपीएस होते हैं ना, वैसे इसने ज्वाइन किया वहाँ की सरकार में, वहाँ शुरू किया। और इसको बना दिया गया, जैसे अभी आईएफएस ऑफिसर होते हैं इंडियन फॉरेन सर्विसेज में, कुछ राजदूत बनते हैं, अलग अलग देश में दूत जाते हैं हमारे, तो इसको दूत बनाया गया। और ये लगभग 14 साल तक इस काम को करता रहा और इटली की सरकार की सेवा किया। तो ये दूत के तौर पे ना अलग अलग देशों में गया, अलग अलग देशों की सरकार को देखा कि सरकार असल में काम कैसे करती है।
अलग अलग देशों की सरकार को देखा, अलग अलग देशों में जाके वो राजनीति देखा कि असल में राजनीति कैसे होती है। देखो राजनीति में दोहरी उसका डुअल नेचर हमको देखने को मिलता है। एक राजनीति तो वो होती है जो जनता के सामने दिखाई जाती है, उसमें नैतिकता भी होती है, उसमें नेता सच्चाई की भी बात करते हैं, उसमें नेता अच्छी अच्छी बातें करते हैं। नेता बोलते हैं कि हमको भ्रष्टाचार ख़त्म करना है, हमको देश को ऐसा बनाना है, हमको प्यार से रहना है, लोगों के बीच झगड़े नहीं कराने हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं नेता। लेकिन व्यवहारिकता में अंदर की टेबल के अंदर जैसे बोलते हैं ना कि जो बंद कमरे की राजनीति अलग होती है, वहाँ पे राजनीति होती है जिसमें नेता या फिर राजनेता अपना हित देखते हैं कि हमारा हित कैसे पूरा होगा। तो एक राजनीतिक के रूप में, एक दूत के रूप में वो देखा कि बंद कमरे में राजनीति कैसे होती है। 14 साल तक वो देखा अलग अलग देशों में जाके कि बंद कमरे के अंदर तो इन लोग केवल अपना हित देख रहे हैं, इन लोग धार्मिक संप्रदायों को लड़ा रहे हैं, धर्म का उपयोग केवल अपने हित में कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें वो देखा और इसी बात को वो अपने विचारों में, अपने बुक में कहा। तो ये तो उसका करियर था। अब राजनीतिक करियर उसका शुरू हो गया। अब वो फ्लोरेंस गणराज्य में, फ्लोरेंस में एक दूत के रूप में काम करने लगा। उसके साथ साथ उसके बाद वो सिविल गार्ड के रूप में भी काम किया। उसके बाद उसको राजनीतिक भूमिकाएं भी मिली, जैसे वहाँ के जो राजा थे उसको अपने साथ रखे अपने सलाहकार के रूप में, क्योंकि मैकियावेली बहुत व्यवहारिक व्यक्ति था। वो फिलोसफिकल बातें नहीं किया करता था, वो व्यवहारिक बातें करता था कि राज्य को मजबूत बनाने के लिए हमको क्या करना है ना, वो बातें वो करता था। ऐसे सैद्धांतिक बातों में उसका ध्यान नहीं रहता था। तो वो राजनीतिक भूमिकाएं मिली, राजनीतिक अभियानों में वो अलग अलग देशों में गया। अब वो फ्लोरेंस का राजनीतिक सलाहकार बन गया। जैसे हम देखते हैं ना कि वो 14 साल तक काम किया और बहुत अच्छा काम करता था, तो उसको राजनीतिक सलाहकार बना लिया गया और दूत के रूप में अलग अलग देशों में भेजा गया। उसके बाद वो सलाहकार के तौर पे काम करने लगा और उसका राजनीतिक ज्ञान बहुत अच्छा था। वो जानता था कि शक्ति संतुलन किस तरह से करना है। मान लो पड़ोसी देश मजबूत हो रहा है तो कैसे पावर बैलेंस करना है, कैसे उसके खिलाफ दूसरे देश को मजबूत करके उसको संतुलित करना है, ये सब वो जानता था। इसलिए राजा को उसकी ज़रूरत थी कि आप हमारे साथ रहो, हमको राजनीतिक सलाह दो, क्योंकि बहुत ज्ञानी व्यक्ति था मैकियावेली। अब वो अपने राजनीतिक विचार देना शुरू कर दिया, क्योंकि वो वैसी चीज़ें देख रहा था जैसे हमने बात की ना कि वो ये देख रहा था कि पर्दे के अंदर या बंद कमरे में राजनीति कैसे होती है। तो वो अपने विचार दिया। वो बोला कि राज्य प्राथमिक है। देखो नैतिकता, अच्छा गलत सब चीज़ें सेकेंडरी है, प्राइमरी है राज्य। राज्य रहना चाहिए, राज्य के रहने के लिए आपको जो करना पड़े आप करो। अगर राज्य को बनाए रखने के लिए आपको किसी की हत्या भी करनी पड़ रही है तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। मैकियावेली के अनुसार आपको हत्या कर देनी चाहिए, क्योंकि उससे राज्य बना रहेगा। तो इसने शक्ति का व्यवहारिक दृष्टिकोण, वास्तविकतावादी दृष्टिकोण दिया है कि देखो शक्ति ऐसे नहीं है जो दार्शनिक कहते हैं कि वैसे नहीं है। जो शक्तिशाली होगा वही विश्व में बना रहेगा, वही राज्य बना रहेगा जो शक्तिशाली होगा। तो राज्य को क्या करना चाहिए, राज्य को अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, इसने कहा। लेकिन इसकी बातों में मोड़ आया जब उसने एक बुक लिखी द प्रिंस। द प्रिंस लिखता है वो 1532 में, 1532 में, और इसमें वो बहुत व्यवहारिक बातें करता है और इसी बुक के कारण उसकी आलोचना भी की जाती है और इसी बुक को व्यवहार में अभी देखने को भी मिलती है ये बुक। तो ये बुक में उसने क्या क्या कहा था वो तो हम अगली क्लास में डिटेल में देखेंगे। अब उसकी विचारधारा क्या थी, तो उसका विचारधारा थी कि राज्य को मजबूत करना और सुरक्षा बना के रखना, ठीक है। और यथार्थवादी था कि वस्तुतः मतलब वास्तविकता में दुनिया कैसी है वो ये देखता था। देखो मैकियावेली का विचार ऐसा है कि वो, देखो हम लोग यहाँ लिख के भी रखे हैं कि वो बोलता था कि जो नैतिकता है ना, नैतिकता जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अब कोई बोलेगा कि ये तो क्या बोल रहे हो। मैकियावेली बोलता है ये सब फालतू बातें हैं, नैतिकता और सत्य अहिंसा ये सब फालतू बातें हैं। वह वास्तविकता में नैतिकता जैसी कोई चीज़ नहीं होती।
अगर नैतिकता से राज्य को फ़ायदा हो रहा है, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आप नैतिकता दिखाइए, और नैतिकता से अगर आपको घाटा हो रहा है तो आप बिल्कुल नैतिक मत होइए। तो आपका प्राइमरी लक्ष्य होना चाहिए परिणाम, कि परिणाम महत्वपूर्ण है। अगर परिणाम आप नैतिकता से पूरा हो रहा है तो नैतिकता का उपयोग करो, और अगर परिणाम के लिए नैतिकता से आपको हटकर कुछ काम करना पड़ रहा है तो आप बिल्कुल हटिए, क्योंकि आपका उद्देश्य है परिणाम, ध्यान पूरा होना चाहिए, आपका जो गोल है वो पूरा होना चाहिए जीवन में। तो नैतिकता को वो सापेक्ष मानता है कि नैतिकता केवल आपके लक्ष्य में अगर साथ दे रही तो करो, और नहीं हो रही तो मत करो। दूसरी वो बात वो करता था कि जो धर्म है ना, धर्म का उपयोग, एक तो राज्य को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, राज्य को किसी धर्म के से जुड़ा नहीं होना चाहिए उसके अनुसार, क्योंकि उस समय देखो उसकी परिस्थितियां ऐसी थी कि मध्यकाल में धर्म बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था यूरोप में, और हर काम राजा को धर्म से, पोप से पूछ कर करना पड़ रहा था। राजा बहुत कमज़ोर हो गया था, और इसी कारण दूसरे राज्य आक्रमण करके राजा को हटा देते थे। तो मैकियावेली जब आया और उस समय पुनर्जागरण चल रहा था, तो ये कॉन्सेप्ट आया कि धर्म का काम केवल धार्मिक मामले देखना है, और जो बाकी मामले हैं वो पूरा राजा देखेगा। तो धर्म को कमज़ोर किया गया और राज्य को मजबूत किया गया। तो मैकियावेली ये बोला कि राज्य को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, धर्म से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। दूसरी बात वो एक कहा जिस पर अभी भी कंट्रोवर्सी होती है, मैकियावेली ये कहता था कि राज्य को धर्म का उपयोग अपने लाभ के लिए करना चाहिए। अगर राज्य के हित धर्म के उपयोग करने से होते हैं तो आप धर्म का उपयोग करो। आप जैसे अभी इसी विचार को अभी संप्रदायवाद कहा जाता है। संप्रदायवाद जैसे कि अभी होता है ना कि कुछ नेता धर्म का गलत उपयोग करते हैं अपने लाभ के लिए, और इस बात की शुरुआत मैकियावेली के विचारों में देखने को मिलती है। वो बोलता है कि अगर धर्म से आपको लाभ होता है, आपके धर्म का उपयोग अगर आप करो और आपको लाभ हो रहा है राजनीतिक लाभ, तो आप धर्म का बिल्कुल गलत उपयोग करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा वो ये भी बोलता था कि आप नैतिकता का भी गलत उपयोग करो, है ना, जो हमने बात की। तीसरी बात वो ये भी किया करता था कि राजा के अंदर शेर और लोमड़ी के गुण होने चाहिए। देखो शेर जो है ना वो बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन जाल में जब वो फंस जाता है ना तो निकल नहीं पाता जाल से, है ना, भाग नहीं पाता बेचारा। और लोमड़ी जाल से तो भाग जाती है, लेकिन जब बड़ा जानवर सामने आ जाता है तो डर जाती है। तो राजा के अंदर ये दोनों गुण होने चाहिए, शेर जैसा उसके अंदर शक्ति होनी चाहिए, साहस होना चाहिए, और लोमड़ी जैसी चतुराई होनी चाहिए। तो जब वो लोमड़ी जैसे जब जाल में फंसे तो निकल के भाग जाओ। तो राजा को ना अपने लोगों के सामने अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा अच्छा बात करना चाहिए। राजा मतलब अभी के प्रधानमंत्री मान लीजिए, कि लोगों के सामने अच्छी अच्छी बातें करें, बोलें कि हम विकास करने के लिए आए हैं, हमको क्या मिलेगा राजकाज करने से, हम तो राजनीति छोड़ देंगे तो भी हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, हम तो आपके भले के लिए आए हैं। नैतिक बातें करना चाहिए कि मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, आपकी मदद करता हूँ, अच्छी अच्छी बातें करें। लेकिन वास्तविकता में राजा को केवल अपना लाभ देखना चाहिए। जब उसको लाभ उसका अच्छी बातें करने से हो रहा है तब तक वो अच्छी बातें करे, और पीठ पीछे वो कठोर काम करे, कठोर नियम बनाए, लोगों को दबा के रखे। तो जो उसके विचार थे ना उसका विरोध शुरू हो गया, बाकी विचारक इसका विरोध करने लगे कि मैकियावेली गलत बातें कर रहा है। तो उसकी विचारधारा का विरोध भी हुआ उस समय। और क्या होता है कि 1512 में फ्लोरेंस राज्य का पतन हो जाता है, जिस राज्य में वो रहता था वो उसका पतन हो जाता है, और वहाँ पे दूसरी सरकार आ जाती है। तो उनकी दूसरी सरकार ने उसको गिरफ्तार कर लिया और उसको जेल में डाल दिए, और उसको बोला कि ये ना राजद्रोह किया है, ये धन का, राज्य के पैसे का गलत उपयोग किया है मैकियावेली। और इस बात में उसको जेल में डाल दिया, और उसको बहुत यातना दी गई, उसको बहुत टॉर्चर किया गया, जेल में बहुत मारा पीटा गया। लेकिन अच्छी बात ये थी, अगर ऐसी नहीं ये बात नहीं हुई होती तो मैकियावेली अपने विचार नहीं दे पाता। उसके 1-2 साल बाद वो सरकार बदल जाती है और दूसरी सरकार आ जाती है जो मैकियावेली को लेकर नरम रवैया रखती थी। तो वो सरकार मैकियावेली को जेल से निकाल देती है, लेकिन उसको जो उसको इतना सलाहकार की भूमिका दी गई थी, दूत की भूमिका दी गई थी, इससे उसको अलग कर देते हैं और उसको बोल देते हैं कि आप अब अपना देख लो भैया,
अब आप राज्य में आपको कोई काम नहीं है, लेकिन आपको जेल से निकाल दे रहे हैं हम लोग। तो मैकियावेली को ये जो आपदा थी, मैकियावेली इसको अवसर में बदलता है। और इस समय मैकियावेली अब अपना जो दार्शनिक काम है वो करना शुरू करता है, वो बुक्स लिखना शुरू करता है, क्योंकि अभी तक तो उसके पास समय नहीं था ना। तो मैकियावेली को निर्वासन दे दिया जाता है, उसको बोल देते हैं कि आपको जेल से निकाल दे रहे हैं, लेकिन आप जाओ यहाँ से। तो मैकियावेली इस समय का उपयोग करता है अपनी पुस्तक लिखने में। ठीक है, अब वो पुस्तक लिखता है बढ़िया बढ़िया, जैसे देखो कई पुस्तकें लिखता है, जैसे हमने प्रिंस की बात की है ना, डिस्कोर्स ऑफ लिवी की बात करते हैं हम लोग, बहुत सारे बुक लिखता है, लेटर लिखता है। एक पुस्तक वो लिखता है इस समय, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, फ्लोरेंस का इतिहास, जिस देश में वो रहता था वहाँ का इतिहास लिखता है। और उस बुक में वो बताता है कि धनी लोग, जो कुलीन लोग हैं, और आम जनता के बीच कैसे संघर्ष होता है, और इस बात का वो गहराई से इस बात पर विचार करता है। और इसी पुस्तक को क्लासिक बोलता है कार्ल मार्क्स, और इस बुक का बहुत तारीफ करता है, और अपने विचार रखने में कार्ल मार्क्स इस पुस्तक का यूज़ करता है आगे चलकर। तो मैकियावेली इस समय में कई पुस्तकें लिखा अपनी, और पुस्तकें लिखता रहा, और उसके बाद उसकी 21 जून 1527 में फ्लोरेंस में मृत्यु हो गई 58 साल की उम्र में। और एक स्थानीय चर्च में फिर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। वैसे तो वो जीवन भर चर्च का विरोध किया, लेकिन चर्च में उसका अंतिम संस्कार किया गया। और बाद में अभी मैकियावेली की कब्र में लिखा हुआ है कि इसके जैसा व्यक्ति अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि राजनीति में जितना प्रभाव मैकियावेली ने डाला, शायद ही किसी विचारक ने उतना व्यवहारिक प्रभाव डाला था। तो मैकियावेली के पॉलिटिकल थॉट बहुत मज़ेदार हैं, है ना, और उन पर डिटेल में हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास में। आज तो हम केवल उसके जीवन पर बात कर रहे थे। तो मैकियावेली ने बहुत प्रभाव डाला, जैसे राजनीतिक विचारधारा पे प्रभाव डाला। आधुनिक राजनीति तो पूरी तरह से मैकियावेली पर आधारित है। साहित्य पर प्रभाव डाला, कि बहुत अच्छा राइटर था वो, है ना, और ऐतिहासिक प्रभाव भी डाला। तो बहुत सारे प्रभाव। राजनीतिक दर्शन का, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का उसको पिता कहा जाता है, क्योंकि वो प्राचीन जो लिखने की शैली थी ना, जैसे प्राचीन विचारक, जैसे हमने प्लेटो और अरस्तु पर बात की, तो वो नैतिकता पर बात करते थे। ये एक नई शैली ही शुरू कर दिया कि राजनीति को इस तरह से देखना चाहिए, व्यवहारिक तरीके से। राजनीति में अनुभव का प्रयोग करो, आप राजनीति में आप साइंस का प्रयोग करो। तो पॉलिटिक्स को पॉलिटिकल साइंस बनाने में इसने बहुत बड़ा योगदान दिया। तो मैकियावेली के जो राजनीतिक विचार हैं उन पर हम अपनी अगली क्लास पर बात करेंगे। अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया इसको शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि हमको उससे मोटिवेशन मिलता है। तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए और हमारी क्लास में बने रहिए। धन्यवाद।